दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति की जिसने खून जमा देने वाली ठंड में 30 दिनों तक अकेले जिंदा रहकर इतिहास रच दिया। हालात इतने भयावह थे कि जिंदा रहने के लिए उसे अपने ही कुत्तों का मांस खाना पड़ा। इस व्यक्ति की कहानी इतनी चर्चित हुई कि ऑस्ट्रेलिया के $100 के नोट पर भी इनकी तस्वीर को जगह दी गई। चौंकाने वाली बात यह है कि पहले इस व्यक्ति ने 30 दिन अकेले सरवाइव किया और इसके बाद मजबूरी में उसे 6 साथियों के साथ पूरे 1 साल तक उसी जानलेवा ठंड में रहना पड़ा। यह घटना इतनी डरावनी है कि इसे सुनकर रूह कांप जाती है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और वीडियो शुरू करने से कहानी शुरू होती है सन 1912 में, जब अंटार्कटिका को पृथ्वी का सबसे दुर्गम, रहस्यमयी और खतरनाक महाद्वीप माना जाता था। उस समय इस बर्फीले महाद्वीप के भीतर तक जाना मानव क्षमता की अंतिम सीमा को छूने जैसा था। तापमान 0 से कई दर्जे नीचे रहता था, हवाएं तूफान की तरह चलती थीं और जमीन के नीचे गहरी बर्फीली दरारें छिपी रहती थीं, जिनका अनुमान लगाना लगभग असंभव था। इसी दौर में ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध वैज्ञानिक और भूवैज्ञानिक डगलस मॉसन ने अंटार्कटिका के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए एक बड़े अभियान की योजना बनाई। मॉसन केवल साहसिक अन्वेषक नहीं थे, बल्कि वे पृथ्वी विज्ञान के गहरे जानकार थे। उनका उद्देश्य अंटार्कटिका की जमीन, चट्टानों, हिमनदों और मौसम की संरचना को समझना था, ताकि भविष्य में मानव इस महाद्वीप के रहस्यों को जान सके। इस उद्देश्य से उन्होंने ऑस्ट्रेलेशियन एंटार्कटिक एक्सपीडिशन की शुरुआत की। इस अभियान में कुल 31 लोग शामिल थे, जिनमें वैज्ञानिक, इंजीनियर, नाविक और सहायक कर्मचारी थे। ये पूरा दल ऑस्ट्रेलिया से समुद्री जहाज ऑरोरा के माध्यम से अंटार्कटिका के लिए रवाना हुआ। कई हफ्तों की कठिन समुद्री यात्रा के बाद जहाज अडेली लैंड के तट पर पहुंचा। यहीं पर केप डेनिसन नामक स्थान पर मुख्य आधार शिविर स्थापित किया गया। यह इलाका बाद में दुनिया की सबसे तेज हवाओं वाले क्षेत्रों में गिना गया। कई बार हवाओं की गति इतनी अधिक होती थी कि इंसान का खड़ा रहना भी मुश्किल हो जाता था। फिर भी यही शिविर पूरे अभियान का संचालन केंद्र बना। वैज्ञानिक अध्ययन को आगे बढ़ाने के लिए मुख्य शिविर से अलग अलग दिशाओं में छोटे छोटे दल भेजे जाने थे। इन्हीं में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण दल था फार ईस्टर्न पार्टी। इस दल का नेतृत्व स्वयं डॉक्टर डगलस मॉसन कर रहे थे। यह एक छोटा लेकिन अत्यधिक जोखिम भरा दल था, जिसमें केवल 3 लोग शामिल थे। इस दल में डगलस मॉसन के साथ दूसरा सदस्य था बेलग्रेव निनिस। निनिस एक अनुभवी ब्रिटिश नौसैनिक अधिकारी थे और उन्हें कुत्तों द्वारा खींची जाने वाली स्लेज को संभालने का विशेष अनुभव था। तीसरे सदस्य थे जेवियर मर्च, जो स्विट्जरलैंड के निवासी थे। वे एक कुशल पर्वतारोही, स्की विशेषज्ञ और शारीरिक रूप से अत्यंत सक्षम व्यक्ति थे। इन तीनों को जानबूझकर इस तरह चुना गया था कि टीम में नेतृत्व, तकनीकी अनुभव और शारीरिक क्षमता का संतुलन बना रहे। इन तीनों का लक्ष्य था केप डेनिसन स्थित मुख्य शिविर से पूर्व दिशा में अंटार्कटिका के भीतर तक जाकर जमीन का सर्वेक्षण करना। उन्हें लगभग 300 मील यानी करीब 480 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी और फिर उसी मार्ग से वापस लौटना था। यह पूरी यात्रा उन्हें पैदल नहीं, बल्कि कुत्तों द्वारा खींची जाने वाली स्लेज के सहारे करनी थी। उनके पास 2 स्लेज थीं और कुल 6 कुत्ते थे। स्लेज पर सीमित मात्रा में भोजन, ईंधन, तंबू और वैज्ञानिक उपकरण रखे गए थे। ज्यादा सामान ले जाना संभव नहीं था, क्योंकि अधिक भार स्लेज की गति को धीमा कर देता और कुत्तों की क्षमता पर असर डालता। सभी को यह विश्वास था कि दल निर्धारित समय में सुरक्षित वापस लौट आएगा। नवंबर 1912 में यह तीनों मुख्य शिविर से रवाना हुए। शुरुआती दिनों में यात्रा सामान्य रही। हर दिन वे कई किलोमीटर आगे बढ़ते, रास्ते को चिह्नित करते, वैज्ञानिक माप लेते और शाम होते ही टेंट लगाकर विश्राम करते थे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, वे मुख्य शिविर से और दूर निकलते चले गए। चारों ओर केवल बर्फ का अनंत विस्तार था। न कोई पेड़, न कोई पहाड़, न कोई जीवन का संकेत। लगभग 3 सप्ताह यानी करीब 20 से 22 दिनों तक यह यात्रा बिना किसी बड़ी दुर्घटना के चलती रही। लेकिन इस दौरान खतरा लगातार बढ़ता जा रहा था। ऊपर से जमीन मजबूत दिखाई देती थी, लेकिन उसके नीचे छिपी हुई क्रेवास किसी भी समय मौत का कारण बन सकती थी। 14 दिसंबर 1912 को यात्रा के लगभग 3 सप्ताह बाद वह भयावह घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया। उस दिन आगे चल रहे बेलग्रेव निनिस अपनी स्लेज के साथ अचानक बर्फ से ढकी एक गहरी दरार में गिर गए। ये सब इतना अचानक हुआ कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। निनिस के साथ उनकी स्लेज भी उसी दरार में समा गई। उस स्लेज पर दल का अधिकांश भोजन, तंबू, ईंधन और जरूरी उपकरण रखे हुए थे। कई कुत्ते भी उसी के साथ नीचे गिर गए। कुछ ही पलों में दल के संसाधन लगभग समाप्त हो चुके थे। डॉ डगलस मॉसन और जेवियर मर्ट्स तुरंत दरार के किनारे पहुंचे।
उन्होंने नीचे झांककर निनिस को जोर जोर से पुकारा। वे घंटों तक वहीं खड़े रहे, बार बार आवाज लगाते रहे, इस उम्मीद में कि शायद कोई जवाब मिले। ठंडी हवा उनके शरीर को सुन्न कर रही थी, लेकिन वे वहां से हटे नहीं। लगभग कई घंटों तक वे उसी जगह इंतजार करते रहे, पर नीचे से केवल सन्नाटा सुनाई देता रहा। दरार इतनी गहरी थी कि भीतर कुछ दिखाई नहीं देता था। धीरे धीरे यह सच्चाई सामने आ गई कि निनिस को बचाने की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने न सिर्फ अपना एक साथी खो दिया था, बल्कि वह स्लेज भी खो दी थी जिस पर उनके जीवित रहने के लिए जरूरी सामान रखा था। डगलस मॉसन और जेवियर मर्ट्ज अंटार्कटिका के बीचों बीच फंसे हुए थे। उनके पास सीमित भोजन बचा था। वापसी का रास्ता अभी सैकड़ों किलोमीटर दूर था और चारों ओर केवल बर्फ, सन्नाटा और मौत का खतरा था। इस क्षण से यह अभियान वैज्ञानिक खोज नहीं रहा, बल्कि केवल एक प्रश्न बन चुका था, क्या वे इस बर्फीले नरक से जीवित बाहर निकल पाएंगे? बेलग्रेव निनिस की उस भयावह दुर्घटना के बाद अब डगलस मॉसन और जेवियर मर्ट्ज कुछ समय तक वहीं रुके रहे, जहां उनका साथी बर्फ से ढकी गहरी दरार में गिरा था। वहां रुकना अब जानलेवा साबित हो सकता था, इसलिए भारी मन और टूटे हुए हौसले के साथ उन्होंने उसी स्थान से वापसी की ओर कदम बढ़ाने का निर्णय लिया, यानी उसी रास्ते पर लौट पड़े जिससे वे यहां तक आए थे। अब उनके सामने सबसे बड़ा सवाल केवल एक ही था, क्या यहां से जिंदा वापस लौटना संभव है? काफी सोच विचार के बाद दोनों ने यह समझ लिया कि आगे बढ़ना अब संभव नहीं है। उनके पास इतना भोजन नहीं बचा था कि वे आगे जाकर फिर वापस लौट सकें। इसलिए उन्होंने यही निर्णय लिया कि जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस केप डेनिसन स्थित मुख्य शिविर की ओर लौटना ही सबसे सुरक्षित विकल्प है। यह निर्णय आसान नहीं था, क्योंकि वापसी की दूरी भी सैकड़ों किलोमीटर की थी और संसाधन बेहद सीमित हो चुके थे। अब उनके पास केवल एक स्लेज बची थी, कुछ ही कुत्ते थे और भोजन की मात्रा बहुत कम थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए कुत्तों की हालत भी बिगड़ने लगी। ठंड, भूख और लगातार भारी स्लेज खींचने के कारण वे कमजोर होते जा रहे थे। कठोर परिस्थिति में डगलस मॉसन और एक्जेवियर मर्ट्ज को बेहद कठोर फैसला लेना पड़ा। जो कुत्ते पूरी तरह से कमजोर हो चुके थे, उन्हें मारकर उनका मांस बाकी बचे कुत्तों और स्वयं के लिए भोजन के रूप में उपयोग किया गया। यह निर्णय भावनात्मक रूप से बेहद कठिन था, लेकिन जीवन बचाने के लिए यह आवश्यक था। कुछ दिनों बाद सभी कुत्ते या तो मर चुके थे या बहुत कमजोर हो चुके थे। अब स्लेज खींचने की पूरी जिम्मेदारी केवल डगलस मॉसन और जेवियर मर्ट्ज के कंधों पर आ गई। वे दिन में कई कई घंटे बर्फ पर चलते, फिर कहीं टेंट लगाकर थोड़ी देर विश्राम करते। कई बार तेज हवाओं और तूफान के कारण उन्हें घंटों तक टेंट के भीतर ही रुकना पड़ता। लगातार ठंड और भूख का असर अब उनके शरीर पर साफ दिखाई देने लगा था। पैरों में छाले पड़ चुके थे, हाथों की त्वचा फटने लगी थी और शरीर पर पुराने घाव और भी गहरे हो रहे थे। सबसे ज्यादा असर जेवियर मर्ट्ज पर पड़ रहा था। वे पहले से ही शारीरिक रूप से कमजोर महसूस करने लगे थे। धीरे धीरे उनका वजन कम होने लगा, चेहरा सूख गया और चलने में उन्हें कठिनाई होने लगी। दिसंबर 1912 के अंत तक जेवियर मर्ट्ज की हालत और खराब हो गई। कई बार वे चलते चलते गिर जाते और उठने में असमर्थ हो जाते। डगलस मॉसन उन्हें सहारा देकर उठाते, स्लेज पर बैठाते और फिर आगे बढ़ते। कई रातें ऐसी भी आईं जब वे टेंट में लेटे लेटे तेज बुखार और कमजोरी से जूझते रहे। ठंडी हवाओं के बीच टेंट के भीतर भी शरीर को गर्म रखना बेहद मुश्किल हो गया था। जैसे जैसे जनवरी 1913 नजदीक आता गया, जेवियर मर्ट्ज की स्थिति और गंभीर होती चली गई। उनकी मानसिक स्थिति भी प्रभावित होने लगी थी। कभी कभी वे असंबंधित बातें करने लगते और कभी पूरी तरह शांत हो जाते। डगलस मॉसन हर संभव प्रयास कर रहे थे कि उनका साथी जीवित रहे, उन्हें खाना खिलाना, शरीर को गर्म रखना और लगातार हौसला देना, लेकिन अंटार्कटिका की क्रूर परिस्थितियां किसी की नहीं सुनती। 8 जनवरी 1913 को एक ठंडी और शांत सुबह जेवियर मर्ट्ज ने अंतिम सांस ली। अब डगलस मॉसन पूरी तरह अकेले रह गए थे, बर्फीले महाद्वीप के बीच, सैकड़ों किलोमीटर दूर, बिना किसी साथी के। जेवियर मर्ट्ज की मृत्यु के बाद डगलस मॉसन के सामने अब केवल एक ही लक्ष्य बचा था, किसी भी हाल में जीवित मुख्य शिविर तक पहुंचना। उन्होंने अपने डर, दुख और थकान को मन के भीतर दबाया और अकेले ही आगे बढ़ने का निर्णय लिया। यहीं से डगलस मॉसन की असली जीवन मरण की परीक्षा शुरू होती है। डगलस मॉसन अब पूरी तरह अकेले थे। उनके दोनों साथी बेलग्रेव निनिस और एक्जेवियर मर्ट्ज अब इस अंटार्कटिक की कठोर और निर्दय बर्फीली दुनिया में नहीं रहे। उनके मरने के बाद डगलस मॉसन के पास केवल अपनी शक्ति, साहस और मानसिक दृढ़ता ही बची थी। उनका शरीर अत्यंत थका हुआ और कमजोर था। जिंदा तो थे, लेकिन हर अंग में ऊर्जा समाप्त हो चुकी थी। डगलस मॉसन के पास केवल अपनी पत्नी की फोटो थी, जिसे देखकर वे खुद को याद दिलाते थे कि उन्हें जीवित रहकर घर लौटना है।
यही मानसिक प्रेरणा उनके साहस और जीवित रहने की शक्ति बन गई थी। उन्होंने अपने मृत साथी ज़ेवियर मेर्ट्ज को बर्फ में दफना दिया और कुछ जरूरी उपकरण वहीं छोड़ दिए ताकि आगे बढ़ते समय उनका बोझ कम हो और आवश्यकता अनुसार उपयोग किया जा सके। अब उनके कंधों पर केवल यह जिम्मेदारी थी कि वे अपने खोए हुए साथियों की जानकारी सुरक्षित रखें और बेस कैंप तक जीवित पहुंचें। उनकी मंजिल अब भी बहुत दूर थी, लगभग 160 किलोमीटर। उनके पास सीमित भोजन और उपकरण ही बचे थे। डगलस मॉसन ने तय किया कि उन्हें 15 जनवरी तक बेस कैंप तक पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि तभी जहाज SY ऑरोरा ऑस्ट्रेलिया लौटने वाला था। यदि वे समय पर नहीं पहुंचे तो अगले वर्ष तक घर लौटने का अवसर नहीं मिलता। यात्रा के दौरान एक दिन डगलस मॉसन भी क्रिवस बर्फीली दरार में फंस गए। स्लेज कहीं अटक गई और वह झूलने लगे। पैरों और शरीर का संतुलन टूट गया। यह क्षण बेहद घातक था, लेकिन डगलस मॉसन ने अपनी अनुभव संपन्नता और शारीरिक क्षमता का उपयोग करते हुए रस्सी के सहारे खुद को और स्लेज को संभाला। घंटों की कठिन मशक्कत के बाद वह धीरे धीरे क्रिवास से बाहर निकले। इस दौरान उनके सामने बार बार वह भयंकर दृश्य आता था। पहले अपने 2 साथियों को खोना और फिर खुद मौत के मुंह से लड़ते हुए बाहर निकलना। चारों तरफ बर्फ का अनंत विस्तार और सन्नाटा था। उनके पैरों में पूरी तरह छाले बन चुके थे। हर कदम चलना कठिन था, लेकिन डगलस मॉसन ने अपने सीमित संसाधनों और स्लेज को खींचते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। 1 फरवरी 1913 तक वह अलाडिन केव्स पहुंचे, जो बेस कैंप से लगभग 40 किलोमीटर दूर थे। यह जगह उनके साथियों द्वारा पहले स्थापित अस्थायी कैंप थी। यहाँ सीमित मात्रा में भोजन, ईंधन और कुछ जरूरी सामान पड़ा हुआ था, जो अंत में उनके लिए मुश्किल हालात में काम आने वाली चीजें साबित हुईं। डगलस मॉसन ने यहाँ कुछ दिन गुजारे, अपने शरीर को थोड़ा आराम दिया और उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए आगे की तैयारी की। फिर वह बेस कैंप की ओर बढ़े। चारों तरफ केवल बर्फ और तेज हवाएं थीं। उनके जख्मी पैरों और छाले हुए हाथों के बावजूद मानसिक दृढ़ता और साहस ने उन्हें रोकने नहीं दिया। धीरे धीरे और सावधानी पूर्वक बेस कैंप की ओर बढ़ते रहे। जब यह व्यक्ति आगे बढ़ रहा था, उसने बर्फीली जगह पर रखा हुआ कुछ भोजन देखा, कुछ फल और कुछ रोटियां। यह भोजन उसके ही दोस्तों ने पहले यहाँ छोड़ दिया था, ताकि रास्ते में लौटने वाले को मिल सके और आगे का सफर थोड़ा आसान हो जाए। जब डगलस मॉसन बेस कैंप पहुंचे, उन्होंने दूर से आसमान में उड़ता हुआ काला धुआं छोड़ता SY ऑरोरा जहाज देखा, जो ऑस्ट्रेलिया लौट रहा था। जहाज बेस कैंप से कुछ घंटे पहले ही निकल चुका था और अब काफी दूर जा चुका था। डगलस मॉसन कुछ घंटे की देरी से पहुंचे थे, जिसके कारण वह उस जहाज तक नहीं पहुंच सके। उस क्षण उनकी आखिरी उम्मीद भी आंखों के सामने टूटती हुई दिखाई दी। यह जहाज बेस कैंप से इस कारण लौट रहा था क्योंकि उस समय मौसम तेजी से अत्यंत खतरनाक रूप ले रहा था। यदि जहाज को कुछ और समय तक वहीं रोका जाता तो अत्यधिक ठंड और जमती हुई बर्फ के कारण उसके पूरी तरह से फंस जाने का गंभीर खतरा था। इसी कारण SY ऑरोरा को मजबूरन ऑस्ट्रेलिया की ओर लौटना पड़ा, ताकि सुरक्षित मौसम आने पर अगले वर्ष फिर से वापस आया जा सके। बेस कैंप पर उस समय डगलस मॉसन अकेले नहीं थे। वहां उनके साथ कुल 6 अन्य लोग भी मौजूद थे। जहाज को जाते हुए देखकर इन सभी लोगों ने मिलकर वायरलेस कम्युनिकेशन के माध्यम से संपर्क करने का प्रयास किया। सभी ने पूरी कोशिश की कि किसी भी तरह जहाज तक संकेत पहुंच जाए, लेकिन लगातार बिगड़ते मौसम, तेज हवाओं, बर्फीले तूफान और कमजोर संकेतों के कारण उनका संदेश जहाज तक स्पष्ट रूप से नहीं पहुंच सका। कई बार संपर्क बना, लेकिन वह अधूरा और अस्थिर रहा, जिससे जहाज को उनकी स्थिति की सही जानकारी नहीं मिल पाई। अब यह पूरी तरह स्पष्ट हो चुका था कि SY ऑरोरा उस समय वापस नहीं आएगा। इसका अर्थ यह था कि डगलस मॉसन और बेस कैंप पर मौजूद ये 7 लोग इसी स्थान पर पूरे 1 वर्ष तक फंसे रहने वाले थे। सौभाग्य से बेस कैंप पर सभी लोगों के लिए पर्याप्त संसाधन पहले से मौजूद थे। वहां 1 वर्ष तक जीवित रहने के लिए आवश्यक भोजन, ईंधन, तंबू, भेड़ बकरियां और अन्य जरूरी उपकरण सुरक्षित रखे गए थे। इन्हीं संसाधनों के सहारे डगलस मॉसन और उनके साथी उस भीषण वातावरण में लगभग 1 वर्ष तक टिके रहे। इस 1 वर्ष के दौरान उन्होंने अंटार्कटिका के कठोर प्राकृतिक वातावरण का गहन अध्ययन किया। उन्होंने बर्फ और हिमनदों की संरचना, मौसम के अचानक बदलते स्वरूप, तापमान की चरम स्थितियों, वहां पाए जाने वाले जीव जंतुओं और भूगर्भीय संरचनाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र की। इस अवधि में किए गए अध्ययन ने अंटार्कटिका को समझने में वैज्ञानिकों को नई दिशा दी। अंततः दिसंबर 1913 में अनुकूल मौसम के साथ SY ऑरोरा फिर से लौटा और डगलस मॉसन सहित बेस कैंप पर मौजूद सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। यह घटना केवल एक बचाव अभियान नहीं थी, बल्कि यह मानव धैर्य,
समझदारी और कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने की क्षमता का जीवंत उदाहरण बन गई। डगलस मॉसन की यह यात्रा आज भी अंटार्कटिका के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय मानी जाती है, जिसने मानव जीवन और विज्ञान दोनों के लिए अमूल्य ज्ञान प्रदान किया। इस असाधारण योगदान और अंटार्कटिका में किए गए ऐतिहासिक कार्यों के सम्मान में डगलस मॉसन को उनके देश ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रीय मुद्रा नोट पर भी स्थान दिया गया, जिससे उनका नाम सदैव इतिहास और राष्ट्र की स्मृति में अंकित हो गया। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी ने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब